नंबर सिस्टम, ये है संख्या पद्धति। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम नंबर जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। देखिए हमारे सिलेबस में हमको केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है और काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए जो वास्तविक संख्या होता है यह होता है परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या जो होता है, ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है वह होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसे यानी कि ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता हो, जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है वह वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या को दो रूपों में विभाजित किया गया है, पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। इन्हीं में से क्वेश्चनों को पूछता है। चलिए परिमेय संख्या जानते क्या होता है। परिमेय संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याओं को, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या होती है। अब देखिए जहां p और q पूर्णांक होता है, p और q पूर्णांक संख्या है। अब एक बात और, यहाँ पर देखिए q नीचे है, हर के प्लेस पर है, तो q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक जो होता है वह पूर्णांक होता है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और देखिए अब यही संख्या जो है निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक निगेटिव में भी हो सकता है, 0 हो गया, 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3, ये पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, पूरा अंक, ये क्या है, पूरा, दशमलव में अंक नहीं होना चाहिए, पूरा अंक को ही पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक पॉजिटिव होती है, 0 होता है, और -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो 0 भी शामिल है, लेकिन q के प्लेस पर यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक 0 नीचे नहीं हो सकता, अगर नीचे पूर्णांक 0 होगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा या तो इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या का अगर उदाहरण लिखें, इसका एग्जाम्पल देखिए, इधर देख लीजिए एग्जाम्पल। सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 5 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q मतलब 5 को 5 बटा 1 लिख लेंगे तो ये p बटा q के रूप का हो गया। उसी तरह 4 -3 -2 माइनस में भी हो सकती है। अब उसी तरीके से 0.2 0.222 ऐसे, ये भी परिमेय संख्या है। अब उसी तरीके से 0.5 6 4 दशमलव में संख्याएं, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो वैसी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और दशमलव में यहीं पर ये समाप्त होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या। और जैसे 22/7, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, जैसे आपको ये लगता होगा जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई तो अपरिमेय होता है और 22/7 भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए, अब हम अपरिमेय संख्या देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिसे p बटा q के रूप का नहीं लिखा जा सकता, p बटे q के रूप का नहीं लिखा जा सकता, जिसे p बटा q के रूप का नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बताना है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर √3 हो गया, √2 हो गया, इस तरीके से √ वाली संख्याएं जिसको हम √ से बाहर ना निकाल सके, वैसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब पाई के बारे में बात करें तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए पाई अपरिमेय संख्या होती है, पर ध्यान रखिएगा कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है,
पाई का लगभग वैल्यू 22/7 होता है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई का लगभग वैल्यू होता है 22/7। अब देखिए आगे, दशमलव में जो संख्या समाप्त नहीं होती है और जो रिपीट नहीं करती है वह होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए दशमलव में, अब ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के लिए मैं बता रहा हूं कि दशमलव में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको अपरिमेय बोलेंगे। तो दशमलव में जो समाप्त न हो, जो समाप्त न हो और रिपीट न हो, जो समाप्त न हो और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रिपीट न हो, तो ऐसी दशमलव संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दशमलव का अगर एग्जांपल लिखूँ अपरिमेय संख्या के लिए, तो जैसे 5.0432560132 ऐसे डॉट डॉट। अब देखिए ये जो दशमलव संख्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है कि यह आगे तो जा रही है, समाप्त तो नहीं हो रही, लेकिन एक सीक्वेंस में रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर इधर देखा जाए परिमेय संख्या में, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जा रही है। यहाँ पर यह भी, ये क्या है कि समाप्त नहीं हो रही है अभी, लेकिन यह रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या, जो दशमलव संख्या रिपीट हो और समाप्त न हो, तो वैसी संख्या तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन ऐसी दशमलव संख्या जो समाप्त ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए समाप्त नहीं हुआ है और एक सीक्वेंस में रिपीट ना हो, तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या बताना है। चलिए देखिए इसको। अब देखिए अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर √25/36, तो √25 को जब बाहर निकालेंगे वर्गमूल करके, तो यह आ जाएगा आपका 5/36। देखिए 5/36 ये परिमेय संख्या है, जबकि आपसे पूछा कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √4/25, √4 का वैल्यू आ जाएगा 2, अब बटा में 25 है ये, तो 2/25 ये अभी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √20/√4, देखिए √20 है ये, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, √20/4 है। तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा आपका √5। अब देखिए √5 क्या है, √ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या ये अपरिमेय, और हमको इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो यही ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये √20/√4 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, और √63/√28 ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि यह भी परिमेय संख्या है, जबकि तीसरा ऑप्शन सही होगा। √5 यहाँ पर आ रहा है इसका वैल्यू, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखिए बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ये करा है 0.46 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये है, बार का मतलब होता है कि 0.46 रिपीट हो रहा है। ऊपर जो ऐसे लाइन लगा है इसको बार बोलते हैं, इसका मतलब कि 6 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। और आपको बताया गया कि अगर दशमलव समाप्त ना हो, दशमलव समाप्त ना हो और रिपीट वाली संख्या हो, तो ये तो परिमेय संख्या होती है, तो ये वाली संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3.2555 रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि हमको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सा इसमें। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2.467893, 46789 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दशमलव इसमें समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन 46789 यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 46789 यह इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, 46789 46789 यहाँ पर देखिए, फिर 46789, तो यह देख रहे हैं कि हम रिपीट हो रहा है इस तरीके से, 46789 का रिपीटेशन इसमें हो रहा है। जब रिपीटेशन हो रहा है इसमें इतनी संख्याओं का, इसका मतलब कि यह भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, तो 0.5632014325600143, तो इसमें देखिए कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, अब दशमलव भी समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और हमको बताना है इसमें कि कौन सा अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा, तीसरा गलत, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, निम्न में परिमेय संख्या होगा, इसमें से परिमेय संख्या बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या होगा। चलिए देखिए पाई, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इसमें परिमेय संख्या बताना है। √3 ये √, से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 0, तो 0 क्या है, 0 को हम 0/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, 0 एक
अपरिमेय संख्या होता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या, √25/5, तो √25 का 5 अब बटा √5 है ये, जब इसको इससे काटेंगे तो √5 आएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। नंबर सिस्टम में आगे हमको पढ़ना है सहअभाज्य संख्याएं। चलिए देखिए सहअभाज्य संख्या। अब देखिए इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ऐसी दो संख्याओं का युग्म या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए HCF 1 का मतलब क्या है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ 3 और 5 ले लीजिए, ये दो संख्याओं को देखिए, तो देखिए 3 और 5 में एक को छोड़ करके कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो 3 और 5 हो गया सहअभाज्य संख्याएं, और 4 और 5 ले लीजिए, तो 4 और 5 में भी देखिए यहाँ पर 4 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कोई ऐसी संख्या जो 4 को भी काटती है और 5 को भी काटती हो, वह उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 4 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं 4 और 9 भी ले सकते हैं। देखिए 4 और 9 ये भी सहअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 को भी काटे और 9 दोनों को काटे, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो 4 और 9 भी क्या होगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब होता है कि उन संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक को छोड़ करके। एक को छोड़ का मतलब क्या है कि देखिए जो 1 होता है 4 को भी काटेगा और 5 को भी काटेगा, तो एक को छोड़ करके कोई ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जो 4 को भी काटे और 9 को भी काटे, मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को ही बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए तो हमको पता चल गया कि दो संख्याएं सहअभाज्य होंगी यदि उनका HCF 1 हो या फिर उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात को याद रखिएगा कि क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। दो क्रमागत संख्याएं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है, हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य होती है, ठीक है। तो दो क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती है। जैसे 1 और 2 ले लीजिए, देखिए ये क्रमागत संख्या है, 1 के बाद 2। अब इसमें देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, एक को छोड़ करके कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 1 और 2 क्रमागत संख्या है और सहअभाज्य संख्या है। उसी तरह ले लीजिए 4 और 5 ले लीजिए, इसमें भी देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें, तो 4 और 5 भी क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, अगर वह क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 67 और 68 ले लीजिए, 67 और 68 ले लीजिए, ठीक है। देखिए 67 और 68 को देखिए ये क्रमागत संख्या है, 67 के बाद 68, इसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 67 और 68 भी क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या हुआ। क्लियर इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सहअभाज्य होती है, अभाज्य, विषम या सम। तो देखिए क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको बताया कि क्रमागत संख्या जैसे 2, 3 ले लीजिए, 4, 5 ले लीजिए, या कोई सा भी क्रमागत संख्या ले लीजिए, तो वह हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य होती है, ठीक है। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ये देखिए दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसी टाइप का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या। अब एक बात का और ध्यान देना इसमें कि देखिए 2 और 3 यह सहअभाज्य संख्या है और क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें देखिए एक सम है और एक विषम है, एक सम और एक क्या है, विषम है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक सम और एक विषम होती है और सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो एक सम और एक विषम देता तब तो सही था,
ठीक है, एक सम और एक विषम देता तब तो सही था, या तो फिर सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह असहभाज्य बोला है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असहभाज्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो असहभाज्य ही सहभाज्य को ही बोला जाता है। ठीक है, सहभाज्य को असहभाज्य भी बोला जाता है, इसी को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो असहभाज्य भी सहभाज्य होता है, यानी कि सहभाज्य को ही असहभाज्य बोला जाता है, इसका नाम असहभाज्य भी है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे कहना चाह रहा है आपसे कि सहभाज्य कौन सा इसमें से। देखिए सहभाज्य दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 15 और 312, 15 3 से कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है ना, मतलब सहभाज्य ये नहीं हो सकता। चलिए इसको देखिए 143 169, देखिए 169 ये तो 13 से कटता है। अब देखिए इसको 13 कम 13 13, ये भी 13 से कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसको 91 और 141, 91 और 141, अब देखिए इसको देख लीजिए, ये 17 से कटता है, 17 चौका 68 और 17 पचे 85, ये भी कट रहा है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 17 आ रहा है। तो इसका मतलब कि सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, क्योंकि 3 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखिए हमने अभी आपको बताया कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं में देखिए 0 होता है, और 0 के बाद जो पॉजिटिव संख्याएं होती है 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक होती है, और इधर होता है निगेटिव में -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक। इन सभी संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक ये जो संख्याएं होती हैं इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं बोला जाता है। इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए इसी का एक और नाम है, या इसी को बोला जाता है धनेतर, याद रखिएगा हिंदी में धनेतर बोलते हैं। ठीक है, इसको धनेतर का मतलब क्या है, जो धनात्मक संख्या नहीं है उसको धनेतर संख्या बोलते हैं। ठीक है, धनेतर मतलब धनात्मक नहीं है, यानी कि निगेटिव संख्या, तो इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे निगेटिव नंबर। अब देखिए इधर, अब यहाँ पर देखिए, अब ये -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ऋणात्मक हो गया है। पूर्ण संख्याएं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर बोलते हैं इसको, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के, 0 1 2 3 ये पॉजिटिव में पूरा नंबर होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो टोटल पॉजिटिव होता है। अब देखिए जो 0 नंबर होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है। इसको याद रखिएगा कि 0 में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस, तो 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। अब 0 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक को तो पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, उसी मतलब कि ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक अगर पॉजिटिव वाली संख्या लेते हैं, 1 2 3 यह इनफाइनाइट तक पॉजिटिव संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, या इसी को बोलते हैं धनात्मक संख्या। अब याद रखिएगा इसी को 1 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर है इसी को बोलते हैं ऋणेतर संख्या, ऋणेतर। ठीक है, इसको किस नाम से जानता है, ऋणेतर। तो इसको याद रखिएगा, ऋणेतर का मतलब जो ऋण संख्या नहीं हो, मतलब माइनस को छोड़ करके, निगेटिव को छोड़ करके उसको बोला जाता है ऋणेतर संख्याएं। ठीक है, तो 1 2 3 यह इनफाइनाइट तक क्या होगा, ये ऋणेतर संख्याएं होंगी। अब 0 देखिए 0 कैसा नंबर है, तो 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, और 0 एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा 0 कैसा है, एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। अब देखिए 1/0 अगर हो जाए, मान लीजिए
नीचे अगर जीरो है तो यह परिमेय नहीं, ये इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये क्या हो जाता है, यह अपरिभाषित हो जाता है, या इसका वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, या इसी को अपरिभाषित बोला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 यह इनफाइनाइट तक पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संख्या को। अब जो पहला पार्ट होता है वह होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरे को बोलते हैं अभाज्य संख्या। दो भागों में बांटा गया है, अभाज्य संख्या और पहला है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या। तो इन नामों को याद रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो भाज्य संख्या ना देके संयुक्त संख्या दे सकता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी इसी को बोला जाता है। और अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलिए अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है, वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4, ठीक है, 4 एक भाज्य संख्या है। 4 का देखिए गुणनखंड 1 के पहाड़ में भी आता है, 2 इसका गुणनखंड है और 4। तो 1 2 4, यहाँ पर देखिए 4 का 3 गुणनखंड है, तो भाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसका कि कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि 3 संख्या गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 का गुणनखंड 3 है ना, 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में, 4 के भी पहाड़े में। ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट या संयुक्त संख्या, ठीक है। अब देखिएगा कि जो 2 होता है, ये 2 भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या नहीं होता है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब चलिए इसका पहले अभाज्य संख्या को भी बता देते हैं, फिर बढ़िया समझ में आएगा कि 2 क्यों नहीं होता है भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, एक तो स्वयं वह और एक मतलब 1 के पहाड़े में जो आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 हो गया, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23 के बाद आपका 29 31, फिर है आपका 37। इस तरीके से देखिए, अब इन संख्याओं को देखिए, इधर है आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, तो 2 देखिए 2 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, तो इसका केवल 2 गुणनखंड है, तो यह अभाज्य संख्या हुआ। अब 3 को देखिए, तो 3 भी केवल 1 के पहाड़े में है और स्वयं अपने आप यानी कि 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 1 के पहाड़े में आती हो और अपने आप खुद के पहाड़े में आती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 5 केवल 5 के पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप की जितनी संख्याएं होंगी सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पता चल गया कि 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके केवल 2 गुणनखंड है। अब जो भाज्य संख्या होती है इसमें कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 की। इधर देख लीजिए 1, ये जो नंबर 1 है, तो 1 जो है यह ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, यह सबका गुणनखंड होता है, इसको सार्वत्रिक गुणनखंड बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 न तो भाज्य संख्या है और 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य है, ठीक है। एक क्या है, एक सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। मतलब 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, तो 1 क्या होगा, सभी का गुणनखंड होगा, तो इसको बोला जाता है सार्वत्रिक गुणनखंड, ठीक है। इसको बोला जाएगा सार्वत्रिक
गुणनखंड एक कैसा नंबर है, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, मतलब यह सबका गुणनखंड है, इससे सभी संख्याएं कटेंगी। क्लियर है? तो देखिए जो भाज्य संख्या है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ना तो 1 होती है और ना ही 2 होती है और ना ही 3 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आप 1, 2 और 3 ना बता करके 4 बताएंगे, क्योंकि 4 में ही कम से कम 3 गुणनखंड है, यानी 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या इसी को कंपोजिट संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या एक ही है ये। ठीक, एक ही मतलब कि 4 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो 4 बताएंगे, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछता है तो 4 बताएंगे। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो वह होता है 9। तो इसको देखिए 9 क्या है, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। देखिए 9 क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताइए तो 4 होगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए तो 9 होगा। क्लियर है? अब अगर पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या आपको बताना है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या 10 होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये था अपना भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को डिटेल हम लोग जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आपको बताया गया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।